हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्लॉकेज कैसे डेवलप होता है। तो नॉर्मली हार्ट जो है वो एक मसल है, अविरत थ्रू आउट लाइफ वो काम करता है। एवरी सेकंड एवरी मोमेंट्स बॉडी को ऑक्सीजन वाला ब्लड फेंकता है। लेकिन हार्ट को जो सप्लाई करती है नलियाँ, वो एओर्टा में से निकल के जो लेफ्ट मेन है वो 4.5 मिलीमीटर की, फिर उनमें से जो ब्रांचेस पड़ती है LAD या LCX वो 4 मिलीमीटर की, और LCX 3.6 मिलीमीटर की, और नीचे आए तो वो 2.6 मिलीमीटर की हो जाती है। हार्ट के बेस के आसपास वो रहे तो मीन्स एपेक्स रीजन में 2.6 मिलीमीटर की हो जाती है। तो वो मिलीमीटर की साइज में होती है और फ्लेक्सिबल होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो आर्टरीज फ्लेक्सिबल होती है अप टू यंग लाइफ। और RCA भी 3.6 प्लस और माइनस 8 मिलीमीटर की डायमीटर की, मीन्स स्ट्रॉ जितना डायमीटर हो अथवा इनसे कम होता है। तो नॉर्मली हृदय जब रिलैक्स होता है तभी हार्ट को ब्लड मिलता है। तो पूरा कार्डियक आउटपुट का 5% ब्लड ही हृदय को मिलता है खुद को, जो पूरे बॉडी में 5 लीटर ब्लड का मूवमेंट करता है एवरी मिनट। लेकिन खुद को 5% ब्लड ही मिलता है। तो कोरोनरी आर्टरीज खुला रहना बहुत ज़रूरी है। तो कोरोनरी आर्टरीज कैसे डिसीज डेवलप होता है, जैसे आपको फैटी चीज़, सेचुरेटेड फैट वाली चीज़ या शुगरी चीज़ खाते हो, अथवा नॉन वेजिटेरियन सेचुरेटेड फैट वाली चीज़ खाते हो, अथवा फ्राइड चीज़ खाते हो खाने में, अथवा प्रोसेस फूड खाते हो जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर्स है, ऐसे क्रीम वाले सलाद खाते हो, अथवा पैकिंग वाला जूस पीते हो जो हाईली सॉल्टेड और शुगर वाले होते हैं। तो ये सब प्रोसेस फूड और नॉन वेज फूड एंड शुगरी फूड एंड फ्राइड फूड धीरे धीरे LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है बॉडी में। और LDL कोलेस्ट्रॉल मोनोसाइट के साथ वो ऑक्सीडिफिकेशन उसका होता है, क्योंकि LDL जब कोरोनरी आर्टरी में जब ज़्यादा LDL होता है तो वो एंडोथेलियम को डैमेज करता है, अंदर के लेयर को आर्टरी के, और वहाँ मोनोसाइट्स आते हैं उसको हील करने के लिए। तो मोनोसाइट को एनगल्फ करता है और मैक्रोफेज में कन्वर्ट होता है, और फिर उसमें से फॉर्म सेल बनते हैं। वो फॉर्म सेल बहुत इन्फ्लेमेटरी होते हैं, बहुत इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो कभी भी उनमें हार्ट अटैक आ सकता है। और जो ब्लॉकेज धीरे धीरे बनता है चर्बी वाला और अथवा कैल्शियम वाला, और उस पर स्मूथ मसल की कैप लग जाती है अथवा कोलेजन की कैप लगती है, वो स्टेबल होते हैं, वो जल्दी फटते नहीं। एक रेयर केस में वो शोल्डर रीजन में साइड के ब्लॉकेज के साइड पोर्शन में से वो फटते हैं और हार्ट अटैक लाते हैं। तो ब्लॉकेज खराब कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडिफिकेशन, इन्फ्लेमेशन, कैल्शियम, सेल्युलर वेस्ट मटेरियल, फाइब्रिन, देन बैड कोलेस्ट्रॉल और ख़राब वसा की वजह से बनता है। तो करने का क्या है कि आपको एक बार हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक कोई भी इंसान को आ सकता है जिसकी खान पान में कंट्रोल नहीं है। तो जैसे 30% वाला ब्लॉकेज है ऑयल बबल जैसा, तो वो भी हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या स्ट्रेस हार्मोन्स या सेडेंटरी लाइफस्टाइल वगैरह में, सीयर स्ट्रेस में वो इन्फ्लेमेशन से वो फट जाता है। तो क्लोटिंग कैस्केड वहाँ चालू हो जाता है और वहाँ लोही का गड्ढा हो जाता है। वो सडन इमरजेंसी हार्ट अटैक है। ऐसे ही 90% ब्लॉक में भी कभी आप जो प्रॉपर दवाइयाँ ना लो अथवा दवाई मिस करो और डाइट में आप
कंट्रोलेबल ना रहो और तम्बाकू का सेवन और स्मोकिंग का चालू रखो, तो आपका 90% वाला कि 80% वाला ब्लॉकेज भी शोल्डर रीजन से फट सकता है। नॉर्मली वो स्टेबल होते हैं, स्मूथ मसल से कवर्ड होते हैं, लेकिन आप लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करोगे तो वो भी फट सकता है। बड़े ब्लॉकेज, जैसे पर्वत एक स्टेबल होता है, ऐसे बड़े ब्लॉकेज स्टेबल होता है, स्मूथ मसल से कवर्ड होता है, लेकिन उसको आप छंछेड़ोगे, मीन्स डिस्टर्ब करोगे अपनी लाइफस्टाइल, जैसे स्मोकिंग, गुटखा, तम्बाकू अथवा हाई फैटी मील अथवा सेडेंटरी लाइफस्टाइल अथवा प्रेजुडाइज माइंड, स्ट्रेस भरपूर वगैरह से आप उसको आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आप शुगरी फूड खाते हो तो आपका डायबिटीज़ इम्बैलेंस हो जाता है, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तो इससे कभी कभी वो शोल्डर रीजन से फटता है और क्लोटिंग कैस्केड होता है। तो मेन चीज़ है आपको खुराक में सदंतर कंट्रोल करना है, शुगर को बंद करना है, देन ऑयल्स बंद करना है। ऑयल में आप सब्जी का वघार पुरता पॉइंट मीन्स हाफ टी स्पून 1 टीस्पून मोनो अनसेचुरेटेड ऑयल अथवा ऑलिव ऑयल अथवा राइस ब्रान, जो मोनो अनसेचुरेटेड ऑयल है, हाई स्मोक पॉइंट वाला ऑयल आपको पसंद करना है। हमारे इंडिया में खाना गरम गरम बनाते हैं तो पॉमेस ऑलिव ऑयल अच्छा है, सनफ्लावर टोटल ऑयल भी आप ले सकते हैं, बट दैट इज़ ओनली फॉर फ्राइंग पर वघार पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू 1 चमची पर डे, अथवा गाय का घी भी आप 1 चमची पर डे वघार पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं। बाकी फ्राइड चीज़ तो खाना मना ही है, और दूध वाली बनावटें, सेचुरेटेड फैट वाली बनावटें खाना मना है, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकिंग वाला है, जूसेस जो फुल्ली लोडेड विथ शुगर एंड सोडियम होता है, वो सब मना है। और साथ में आप क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से दवाइयाँ लीजिए। बहुत सारी दवाइयाँ इतनी बेहतरीन है कि आपका ब्लॉकेज को स्टेबलाइज कर देगी, आपका लोही का गट्ठा जो हुआ है वो एक्सपांड नहीं होगा, आपका नलियों को डायलेट करेगी, आपका हार्ट रेट को स्टेबलाइज कर देगी, हार्ट का पंपिंग बढ़ाने के लिए आफ्टर लोड रिडक्शन करेगी। तो आप प्रॉपर दवाई लीजिए ट्रेंड डॉक्टर से। जैसे हम लोग पेशेंट को पहले दवाई पे स्टेबलाइज करते हैं, फिर हम USFDA अप्रूव्ड नेचुरल बाईपास ट्रीटमेंट, ECP ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कोलेटरलाइजेशन होता है, एंजियोजेनेसिस, आर्टेरियोजेनेसिस से नेचुरल बाईपास होता है, और आफ्टर लोड रिडक्शन कम होने से और डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन से और स्टेम सेल सिक्रीशन से पेशेंट का हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल का पंपिंग बढ़ता है। तो पेशेंट का पंपिंग बढ़ता है तो उसकी आयु बढ़ती है और एनर्जी बढ़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, कम पंपिंग वाले पेशेंट के लिए ECP लेना बहुत ज़रूरी है। ECP कोई सर्जिकल ट्रॉमा नहीं है, वो रीजनरेशन ट्रीटमेंट है, हार्ट रीजनरेशन ट्रीटमेंट है। साथ में ये सब बात तो हमने कही कि भाई चलना चाहिए भूखा पेट 20 से 30 मिनट अथवा मैक्सिमम 45 मिनट वीक एंड पर डे, एंड वीक में 150 मिनट हो जाना चाहिए अपना एरोबिक वॉकिंग या साइकिलिंग या स्विमिंग। और डाइट की बात हमने कही, दवाइयाँ की बात कही कि भैया आप प्रॉपर दवाइयाँ लो जिससे LDL एकदम क्रैश हो जाए, ट्राइग्लिसराइड क्रैश कर दो आप एकदम, बेसल वैल्यू से कम, और इन्फ्लेमेटरी मार्कर, अल्ट्रा सेंसिटिव HSCRP को क्रैश कर दो 1 से नीचे एकदम, तो आप हार्ट अटैक प्रूफ बन गए, आपका ब्लॉकेज फटेगा नहीं। हाइपरटेंशन में BP को 120/80 के नीचे रखिए, पल्स 60-80 के आसपास रहे तो अच्छा है। रिदम आप डॉक्टर से चेक कराइए, शरीर में कोई पानी वॉल्यूम ओवरलोड नहीं है वो चेक करा लीजिए, ECP ट्रीटमेंट का लाभ लीजिए। एंड सबसे बढ़िया मैं आज आपको एक बात करने वाला हूँ, जो विपश्यना मेडिटेशन, बुद्धिस्ट मेडिटेशन, उसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको चटाई
बिछा के खुली जगह में आपको बैठना है और आपको आंख बंद कर देनी है, स्पेक्स उतार देना है और आप खाली पेट ये मेडिटेशन कीजिए। आप जो नाक के नॉस्ट्रिल्स है उनसे आती जाती हवा को देखिए और वो हवा आप नॉस्ट्रिल्स में, दोनों नॉस्ट्रिल्स में जा रही है, आंख बंद है और दोनों नॉस्ट्रिल्स में जा रही है और नॉस्ट्रिल के नीचे और दो होठों के बीच में जो खाली जगह है ये, यहाँ पे आप उनको एक्सहेल कीजिए, बाहर निकालिए। तो इनहेल करते वक्त आप दोनों नॉस्ट्रिल में हवा लीजिए और एक्सहेल करते वक्त होठों के बीच में यहाँ पे उसको बाहर निकालिए। ऐसा आप 20 से 30 टाइम कीजिए। देन आप शरीर को एक दृष्टा भाव से देखिए और शरीर के ऊपर जो एक खड्डा होता है माथे के ऊपर हर एक इंसान को, उससे चालू करके छेक नीचे तक, अंगूठे तक आप अपना मगज को घुमाते जाइए और फील करते जाइए कि मेरा जो भी सेंसेशन है, जो भी रीजन में, वो नश्वर है, नाशवंत है। मेरा शरीर नश्वर है, मैं एक दृष्टा हूँ, आत्मा हूँ, नाशवंत शरीर है, उसकी संवेदनाओं भी नाशवंत है। आप धीरे धीरे ऊपर से फेस तक आइए, माइंड को फेस तक लाइए, लेफ़्ट साइड ले जाइए, राइट साइड ले जाइए, गर्दन में ले जाइए, चेस्ट पे रीजन में ले जाइए, हृदय के रीजन में ले जाइए, पेट के रीजन में ले जाइए, पेरिनियल रीजन में ले जाइए, हाथ के रीजन में ले जाइए, स्पाइन के रीजन में ले जाइए, दोनों पैर के रीजन में ले जाइए और फील करिए कि ये संवेदना जो भी है, दुखद है या सुखद। कभी किसी को चेस्ट में पेन होता है तो आप शरीर और मन को रिलैक्स करके आंख बंद करके ही बैठना है जब भी मेडिटेशन करो और फील करो कि ये नश्वर है, ये दुखावा भी मिट जाएगा और अच्छा लग रहा है। तो कभी कभी मेरे को दुखावा हो तो मेरा डर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दुखावा भी नश्वर है और अच्छा होना भी नश्वर है। ये समझने की बात है। शरीर दिया है भगवान ने तो कभी तकलीफ आती है, कभी अपने लाइफस्टाइल से अपने को ऑब्स्ट्रक्शन के हिसाब से ब्लड फ्लो नहीं पहुंचना है तो हम मेडिटेशन में वो 10 मिनट 20 मिनट करो, वो आप डिसाइड करो कि अच्छी सेंसेशन भी नश्वर है, मीन्स डिस्ट्रॉयबल है, बुरी सेंसेशन भी डिस्ट्रॉयबल है। ऐसा करने से, दृष्टा भाव से देखने से आपका शरीर और मन का एकदम ढीला हो जाना एंड आपका जो फियर है हार्ट के प्रति कि मेरे को कुछ हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, तो ब्लॉकेज से रप्चर हो जाएगा तो कुछ अटैक आ जाएगा, वो फियर आपका मिट जाएगा। जब आप ऐसे मोड पे आके मेडिटेशन करोगे कि ये सब नश्वर है, सेंसेशन भी नश्वर है और उसकी संवेदना भी नश्वर है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। तो दिन में 10 या 20 मिनट आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपका जो फियर फैक्टर है, जो आपको हॉस्पिटलों में परसेंटेज बता के कि 90%, 99, 80% परसेंटेज कोई मशीन तो फेंकता नहीं है, वो डॉक्टर अपना माइंड लिखता है और पेन से उनको बताते हैं और फिर बाईपास और एंजियोप्लास्टी में ले जाते हैं। लेकिन आप ये जो मेडिटेशन करोगे उसमें आप सब फील करोगे कि ये जो परसेंटेज का फियर है वो भी नश्वर है, नाशवंत है। आप फील करोगे कि मेरे ब्लॉकेज है वो भी नाशवंत है, वो सब निकल गए हैं। ऐसे बॉडी को और माइंड को रिलैक्स करके मेडिटेशन कीजिए तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ में दवाइयाँ लीजिए, साथ में लीला शाकभाजी, प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट, अल्कलाइन डाइट लीजिए और
मल्टीग्रेन आटा वाली चपाटी वगैरह तो अगले वीडियो में बात हुई है। और दवाइयाँ जो प्लेओट्रोपिक दवाइयाँ हैं वो साथ में लीजिए। बीपी पल्स को कम करने की वाज़ोडायलेटर दवाई, आफ्टर लोड कम करने की दवाइयाँ वो पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से हम लिखते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है EECP ट्रीटमेंट जो US FDA अप्रूव्ड है। उसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में डॉक्टर की मास्टरी होनी चाहिए कि कौन सा पॉइंट पे इन्फ्लेट करना है पैर में से प्रेशर और कौन सा पॉइंट पे प्रेशर डिफ्लेट करना है। वो ECG के हिसाब से डॉक्टर उसको मॉनिटर करते हैं। जो प्रॉपर मॉनिटरिंग होता है तो पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है, और मॉनिटरिंग नहीं होता है और ऐसे ही EECP चलती है तो पेशेंट को नुकसान भी हो सकता है। तो नेचुरल बाईपास का लाभ लीजिए, EECP US FDA ट्रीटमेंट का, पंपिंग बढ़ाने का लाभ लीजिए उससे, और सर्जरी से बचिए आप। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।